आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोर्स, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 8 फरवरी 2026, 8 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं आज का विस्तृत विश्लेषण। तो आज की पहली और शायद सबसे बड़ी जो खबर है वो इंटरनेशनल रिलेशन से आ रही है। हाँ, और ये खबर भारत और मलेशिया के रिश्तों को लेकर है। बिल्कुल। भारत और मलेशिया ने अपने संबंधों को कह सकते हैं कि एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। पुत्राजया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच एक बहुत ही हाई लेवल बैठक हुई है। हाँ, और इस बैठक में इम्पैक्ट नाम के एक फ्रेमवर्क को लागू कर दिया गया है। इम्पैक्ट फ्रेमवर्क, और इसके साथ साथ कई और भी अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। बिल्कुल। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। मील का पत्थर, सही कहा। तो ये सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में एक स्ट्रेटेजिक डीपनिंग, मतलब एक रणनीतिक गहराई का साफ संकेत है। बिल्कुल। पुत्राजया की जो पैदाना पुत्र बिल्डिंग में ये बातचीत हुई, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे इसके। और जैसा आपने कहा, इसका सबसे बड़ा नतीजा है इम्पैक्ट फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन, मतलब उसका ऑपरेशनलाइजेशन। हाँ, ऑपरेशनलाइजेशन मतलब अब वो सिर्फ कागज पे नहीं है। तो ये इम्पैक्ट फ्रेमवर्क आखिर है क्या? इसका नाम सुनने में तो काफी इम्पैक्टफुल लग रहा है। इसका पूरा नाम क्या है और इसके पीछे की सोच क्या है? हाँ, तो इसका पूरा नाम है इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये नाम तो काफी भारी लगता है। इसके हर शब्द का कोई खास मतलब है? हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। चलिए इसे एक एक करके तोड़कर समझते हैं। पहला शब्द है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। बिल्कुल। ये शब्द साफ करता है कि ये रिश्ता किसी बायर सेलर का नहीं है या किसी बड़े देश और छोटे देश का नहीं है। ये बराबरी का है। बोथ आर इक्वल पार्टनर्स। दोनों देश एक दूसरे की सॉवरेनिटी का सम्मान करते हुए मिलकर काम करेंगे। अच्छा, तो ये बराबरी का रिश्ता है, ठीक है। दूसरा शब्द है एडवांसिंग, यानी आगे बढ़ाना। एडवांसिंग, राइट। इसका मतलब ये है कि हम जहां हैं वहीं रुके नहीं रहेंगे। ये एक डायनामिक रिलेशनशिप है। मौजूदा संबंधों को लगातार नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात है इसमें। मतलब ये स्टैटिक नहीं है, ये इवॉल्व होता रहेगा। एग्जैक्टली। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, सामूहिक परिवर्तन। हाँ, सामूहिक परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि ये साझेदारी सिर्फ भारत और मलेशिया के अपने अपने फायदे के लिए नहीं है। इसका मकसद बड़ा है। इसका मकसद पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास लाना है। अच्छा, तो ये एक रीजनल विजन है, सिर्फ बायलैटरल नहीं। बिल्कुल। ये एक तरह से एक विजन डॉक्यूमेंट है जो भविष्य की राह तय करेगा। और इसी फ्रेमवर्क के तहत आपने बताया कि 3 खास एमओयूज भी साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी और लेबर मोबिलिटी पर। ये 3 क्षेत्र ही क्यों चुने गए? कोई खास वजह? हाँ, ये तीनों क्षेत्र आज की जो जियोपॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज हैं उनको दिखाते हैं। पहला, हेल्थ केयर। जी। देखिए, कोरोना महामारी ने हमें क्या सिखाया? यही कि हेल्थ सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। सबसे जरूरी है। तो इस एमओयू के तहत भारत और मलेशिया फार्मा कोलैबोरेशन करेंगे, मतलब दवाइयों के निर्माण में सहयोग। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। और मलेशिया का हेल्थ केयर सिस्टम काफी एडवांस्ड है, तो दोनों की स्ट्रेंथ्स मिलकर काम करेंगी। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म की भी बात है, जहां मलेशियाई नागरिक इलाज के लिए भारत आ सकते हैं। और पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेदा। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेदा और सिद्धा, इनको भी बढ़ावा देने पर बात हुई है। तो ये एक होलिस्टिक हेल्थ केयर पार्टनरशिप है। ठीक है। और दूसरा एमओयू, नेशनल सिक्योरिटी, ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और आज के दौर में सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं रह गया है। सही बात है।
आतंकवाद, कट्टरपंथ, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर थ्रेट्स, ये सब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। इनसे कोई एक देश अकेले नहीं लड़ सकता। तो इसमें सहयोग कैसे होगा? इस MOU के तहत दोनों देशों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगी, मतलब खुफिया जानकारी साझा करेंगी, और जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज भी करेंगे। अच्छा, जॉइंट एक्सरसाइजेस। हाँ, और ये सिर्फ जमीन पर नहीं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के लिए भी ये बहुत अहम है। और तीसरा समझौता लेबर मोबिलिटी पर है। ये तो मलेशिया में जो भारतीय कामगार हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी मानवीय पहलू है। आपको पता है मलेशिया में लगभग 30 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं। 3 मिलियन काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और लाखों भारतीय वहाँ काम करने जाते हैं। तो ये समझौता उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उन्हें सही वेतन मिले, काम करने की अच्छी जगह मिले और उनके साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव ना हो। मतलब एक रेगुलेटेड पाथवे बनेगा। एग्जैक्टली, एक रेगुलेटेड माइग्रेशन पाथवे बनेगा जिससे इलीगल माइग्रेशन भी रुकेगा और दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन इन सब में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है डिफेंस कोऑपरेशन, यानी रक्षा सहयोग। हाँ, सुखोई 30 MKM फाइटर जेट्स और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO पर जो बात आगे बढ़ी है वो मुझे लगता है किसी सामान्य रक्षा सौदे से कहीं ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े शिफ्ट, एक बड़े बदलाव का संकेत है। वो कैसे? देखिए, भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहा। अब भारत एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में आ रहा है। और MRO डिप्लोमेसी इसका सबसे बड़ा, सबसे ठोस उदाहरण है। MRO डिप्लोमेसी ये क्या है? देखिए, मलेशिया के पास रूस में बने सुखोई 30 MKM जेट्स हैं। अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, हाँ, सैंक्शंस लगे हैं। उसकी वजह से मलेशिया को इन जेट्स के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो वो अपने जेट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? एग्जैक्टली, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन गई है और यहीं पर भारत की भूमिका आती है। क्योंकि हमारे पास खुद Su-30 MKI का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है रूस के बाद। बिल्कुल, और सिर्फ बेड़ा नहीं, भारत ने पिछले कुछ सालों में Su-30 MKI के कई कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज कर लिया है, मतलब देश में ही बनाना शुरू कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत। हाँ, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास इसकी पूरी MRO फैसिलिटी है जो वर्ल्ड क्लास है। तो भारत अब मलेशिया को एक भरोसेमंद, सस्ता और पॉलिटिकली सेफ विकल्प दे रहा है। तो ये सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सोचिए, जब एक देश दूसरे देश के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों, उनके फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स के रखरखाव की जिम्मेदारी लेता है, तो ये क्या दिखाता है? ये बहुत गहरे विश्वास को दिखाता है। विश्वास और लॉन्ग टर्म इंटरऑपरेबिलिटी। इससे दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो दशकों तक चलेगा। यही बात स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों पर भी लागू होती है, जो दोनों देश ऑपरेट करते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। अब इसे UPSC के नज़रिए से देखते हैं, सिलेबस में ये कहाँ फिट होता है? ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए आप कह सकती हैं कि ये टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। अच्छा, इसमें बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट्स वाला जो टॉपिक है वो सीधे सीधे कवर होता है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर तो सीधा सवाल बन सकता है। और प्रीलिम्स के लिए क्या क्या ध्यान में रखना होगा? देखिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ खास बातें हैं, एकदम पिन पॉइंटेड। पहला, इम्पैक्ट का पूरा नाम वो पूछ सकते हैं। इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। फेनेक्ट। दूसरा, MOU के 3 क्षेत्र, हेल्थ केयर, नेशनल सिक्योरिटी, लेबर मोबिलिटी। वो चौथा कोई गलत ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा, रक्षा प्लेटफॉर्म्स के नाम, डॉनियर 228, सुखोई 30 MKM और स्कॉर्पियन सबमरीन्स, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और चौथा, पुत्रजाया की लोकेशन। याद रखिएगा, पुत्रजाया मलेशिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जबकि कुआलालंपुर उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ये छोटा सा अंतर भी सवाल बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस के लिए तो हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। इस रिश्ते का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी तो है, ये कोई नया रिश्ता तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। भारत और मलेशिया के संबंध चोल साम्राज्य के समय से हैं। समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान सदियों पुराना है। और आधुनिक युग में
फिर पिछले ही साल अगस्त 2024 में इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी CSP का दर्जा दिया गया। एक मिनट, यहाँ मुझे रोककर समझना है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे हम SP कहते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी CSP, इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और एस्पिरेंट्स को ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आमतौर पर राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर जोर होता है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंज। मतलब एक स्टैंडर्ड पार्टनरशिप। हाँ, लेकिन जब कोई रिश्ता CSP में अपग्रेड होता है तो उसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग फ्रंट एंड सेंटर आ जाता है। अच्छा, तो डिफेंस कॉर्पोरेशन CSP का कोर एलिमेंट है। कोर एलिमेंट CSP में डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन, खुफिया जानकारी का गहरा आदान प्रदान और यहाँ तक कि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हो जाते हैं। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ट्रस्ट का लेवल बहुत बहुत हाई है। लेकिन कुछ साल पहले तक तो संबंधों में थोड़ा तनाव भी था, है ना? पाम ऑयल के आयात को लेकर और मलेशिया की कुछ पुरानी टिप्पणियों को लेकर काफी खटास आ गई थी। हाँ, बिल्कुल थी। और यही तो कूटनीति की सफलता है। ये दौरा दिखाता है कि दोनों देश उन मुद्दों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जियोपॉलिटिकल रियलिटीज बदल रही हैं। और मलेशिया की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। बहुत ज्यादा। मलेशिया आसियान का एक केंद्रीय और बहुत प्रभावशाली देश है। और सबसे बड़ी बात, वो मलक्का जल डमरू मध्य, विच इज अ ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट, पर स्थित है। मलक्का जलडमरू मध्य, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप अंदाजा लगाइए, भारत के व्यापार का 80% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसकी सुरक्षा भारत के लिए जीवन महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे चाइना फैक्टर भी आता होगा। निश्चित रूप से। इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और मलेशिया जैसे देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं। मतलब वो किसी एक पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एग्जैक्टली। वो किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करके मलेशिया अपने विकल्पों को बढ़ा रहा है और चीन के साथ मोलभाव करने की, नेगोशिएट करने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रहा है। इट्स अ क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम निचोड़ निकालें तो भारत मलेशिया संबंधों का ये नया अध्याय क्या दर्शाता है, एक लाइन में? एक लाइन में कहें तो ये दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ आइडियलिज्म पर नहीं बल्कि हार्डकोर रियलिज्म पर आधारित है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का ग्लोबल एप्लीकेशन है, जहां हम अपनी रक्षा क्षमताओं का इस्तेमाल अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वाह, तो ये रिश्ता पाम ऑयल जैसे पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर एक ऐसी गहरी रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है जहां दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा और समृद्धि में भागीदार है। 18.6 बिलियन यानी $18.6 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार इस रिश्ते की नींव है और रक्षा सहयोग इसकी मजबूत इमारत। बहुत बढ़िया। तो भविष्य में हमें किन चीजों पर नजर रखनी होगी? सबसे बड़ी चुनौती इन समझौतों का समय पर इम्प्लीमेंटेशन है। भारत को MRO सेवाओं में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और टाइम बाउंड डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि रेपुटेशन का सवाल है। सही बात है। और सॉफ्ट पावर के लेवल पे मलेशिया में थिरुवल्लुवर सेंटर जैसे संस्थानों को बढ़ावा देना होगा ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट और मजबूत हों। ये साझेदारी इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को परिभाषित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय पटल से देश के भीतर आते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी एक बहुत ही, मैं कहूंगा, गंभीर और चिंताजनक खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। हाँ, ये बहुत ही सीरियस मामला है। वहां लगभग 5 लाख और मतदाताओं के नाम मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल से हटाए जा सकते हैं। 5 लाख और? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। और ये पूरी कार्रवाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर हो रही है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI के एक सॉफ्टवेयर ने पहचानी है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, ये टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी के बीच एक बड़ी बहस छेड़ता है। बिल्कुल। तो पहले ये समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, CEO, उन्होंने ECI से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की समय सीमा 7 फरवरी से बढ़ाकर 14 फरवरी करने की मांग की है। और समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। फेज 1 में पहले ही 58.20 लाख। 58.20 लाख?
ये तो एक छोटे देश की आबादी के बराबर है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और अब फेज 2 में 5 लाख और लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और कारण ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को जब नोटिस भेजा गया तो या तो वो सुनवाई में पेश नहीं हुए या उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, पर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR होता क्या है? ये सामान्य रिवीजन से कैसे अलग है? देखिए, ECI हर साल एक समरी रिवीजन करता है। ये रूटीन होता है। इसमें नए नाम जोड़े जाते हैं और जो लोग मर गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण एक असाधारण कदम है। इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर। ये तब किया जाता है जब ECI को लगता है कि किसी राज्य की मतदाता सूची में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं और उसे डी नोवो यानी शुरू से जांचने की जरूरत है। इसमें हर एक वोटर के वेरिफिकेशन की कोशिश की जाती है। और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या बला है? क्या ये कोई रोबोट है जो फैसला कर रहा है कि कौन वोटर है और कौन नहीं? एक तरह से आप कह सकते हैं ECI एक एल्गोरिदम या एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जो पूरी वोटर लिस्ट को स्कैन करता है और कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स के आधार पर गड़बड़ियों को पकड़ता है। जैसे? कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे अगर सॉफ्टवेयर को दिखता है कि माता पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है, तो वो उसे एक डिस्क्रिपेंसी के तौर पर फ्लैग कर देता है। अच्छा, ये तो तार्किक लगता है। हाँ, या फिर अगर एक ही पते पर 10 से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड हैं तो भी उसे संदिग्ध माना जाता है। सॉफ्टवेयर ऐसे कई पैरामीटर्स पर लिस्ट को जांचता है। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है। इससे तो सूची और साफ सुथरी हो जाएगी। फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तब शुरू होती है जब तकनीक जमीनी हकीकत से टकराती है। अच्छा। मान लीजिए एक ही पते पर 20 लोग रह रहे हैं। सॉफ्टवेयर के लिए ये एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन जमीनी हकीकत ये हो सकती है कि वो एक प्रवासी मजदूरों का डॉर्मिटरी हो जहां 20 लोग एक साथ रहते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। या किसी संयुक्त परिवार में कई भाई अपने बच्चों के साथ रहते हों। सॉफ्टवेयर इस सामाजिक आर्थिक सच्चाई को नहीं समझ सकता। वो सिर्फ डेटा पैटर्न देखता है, उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। इसका मतलब है कि तकनीक का इस्तेमाल अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह से ब्लाइंडली डिपेंड करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और इसका एक कानूनी आधार भी है। ECI के पास ये शक्तियां आती हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 से। एक बार फिर से दोहराइए, ये बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ये ECI को मतदाता सूचियों का ऐसा स्पेशल रिवीजन करने की पूरी शक्ति देता है। और यहाँ एस्पिरेंट्स को RPA 1950 और RPA 1951 के बीच का फर्क भी याद रखना होगा। बिल्कुल। RPA 1950 मतदाता सूची बनाने और तैयार करने से संबंधित है, जबकि RPA 1951 चुनाव के संचालन मतलब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से संबंधित है। ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। ये मेंस के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस बनाम डेमोक्रेटिक राइट्स का एक सीधा सीधा मामला। बिल्कुल। ये GS पेपर 2 के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है। एक तरफ है इलेक्टोरल प्योरिटी यानी चुनावी शुद्धता का लक्ष्य, जो कि एक अच्छा लक्ष्य है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा, यानी किसी जायज नागरिक का वोट देने का अधिकार छीन लेना। और यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत? हाँ, इसका एक मूल सिद्धांत है ऑडी एल्टरम पार्टिम, जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। आपको किसी को भी सुने बिना दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन ECI तो कह रहा है कि उन्होंने नोटिस भेजे थे और सुनवाई का मौका भी दिया था। यहीं पर प्रशासनिक चुनौतियां सामने आती हैं। लाखों लोगों को नोटिस भेजना, ये सुनिश्चित करना कि नोटिस उन तक पहुंचे और फिर उनकी सुनवाई करना, ये एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है। सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर काम करता है, क्या वो एक दिन की मजदूरी छोड़कर सुनवाई के लिए जा पाएगा? या एक प्रवासी जिसका पता बदल गया हो, क्या उस तक नोटिस पहुंचेगा? सिर्फ सुनवाई में न आने के आधार पर किसी का नाम हटा देना आर्टिकल 326 के तहत मिले यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। और इस मामले में राज्य के CEO का ECI से और समय मांगना भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जो प्रशासनिक मशीनरी है उस पर कितना ज्यादा दबाव है। इतने कम समय में लाखों मामलों का निष्पक्ष रूप से निपटारा करना लगभग असंभव है।
ये केंद्र और राज्य के बीच एक फेडरल टेंशन का मुद्दा भी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कुछ कहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाली लिस्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, ताकि लोग खुद अपना नाम देख सके और अगर कोई गलती है तो उसे सुधार करवा सके। तो इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? क्या हमें तकनीक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान तकनीक को छोड़ने में नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने में है। टेक्नोलॉजी शुड बी एन एड, नॉट द फाइनल आर्बिटर। मतलब प्रौद्योगिकी को एक सहायक होना चाहिए, अंतिम निर्णायक नहीं। एग्जैक्टली। इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि सॉफ्टवेयर द्वारा फ्लैग किए गए हर मामले में नाम हटाने से पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs द्वारा सुओ मोटो यानी खुद से अनिवार्य फील्ड वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। मतलब BLO खुद उस पते पर जाकर जांच करे? हाँ, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्या सच में वहां कोई गड़बड़ी है या वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर एरर है। इसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद यानी एक नागरिक का वोट देने का अधिकार किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब मानवीय विवेक और जांच को एल्गोरिदम के फैसले कर तरजीह देनी होगी। एकदम सही। चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। और एक बात याद रखिएगा, एक भी योग्य वोटर का नाम सूची से हटना 100 फर्जी नामों के सूची में रहने से ज्यादा बड़ी विफलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। चलिए अब चलते हैं आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से एक बहुत बड़ी खबर आई है। हाँ, सुरक्षा बलों ने एक बड़े माओवादी नेता को मार गिराया है। और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसमें एक बहुत बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है। बिल्कुल। मारे गए माओवादी नेता का नाम है L. प्रभाकर राव। और राव कोई छोटा मोटा कैडर नहीं था, वो CPI माओइस्ट का एक वरिष्ठ सदस्य था, घात विशेषज्ञ यानी एम्बुश स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता था। एम्बुश स्ट्रैटेजिस्ट? हाँ, और वो कुख्यात कंपनी 10 का प्रमुख था। उसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। उसे महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडो फोर्स ने एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। ये UPSC के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण है? ये GS पेपर 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। प्रीलिम्स के लिए कुछ नाम और जगहें जरूरी हैं, जैसे C60 फोर्स, ग्रेहाउंड्स जो आंध्र प्रदेश की स्पेशल फोर्स है, रेड कॉरिडोर और दंडकारण्य का इलाका। लेकिन मेंस के लिए ये सरकार की जो काउंटर इंसर्जेंसी रणनीति है, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। और समाधान सिद्धांत? हाँ, खासकर समाधान सिद्धांत जो LWE से लड़ने के लिए सरकार की मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है। आपने C60 फोर्स का जिक्र किया, ये इतनी सफल क्यों मानी जाती है? इसके बारे में कुछ और बताइए। C60 का गठन 1990 में हुआ था। इसका नाम C60 इसलिए है क्योंकि शुरुआत में इसमें 60 जांबाज कमांडो होते थे। अच्छा। इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज इसकी भर्ती प्रक्रिया में छिपा है। इसमें ज्यादातर कमांडो स्थानीय आदिवासी समुदायों जैसे गोंड और माड़िया से भर्ती किए जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे माओवादियों का सबसे बड़ा हथियार, जो कि उनका स्थानीय भूगोल, भाषा और लोगों की जानकारी है, वो बेकार हो जाता है। C60 के जवान जंगल को माओवादियों से बेहतर जानते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। उनका आदर्श वाक्य है वीर भोग्या वसुंधरा, जिसका अर्थ है बहादुरों को ही पृथ्वी विरासत में मिलती है। और ये डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी क्या है जिसका जिक्र अक्सर होता है? डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है सिर काटना, यानी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना। किसी भी उग्रवादी संगठन की रीढ़ उसका लीडरशिप होता है। हाँ, वही तो आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिल्कुल, वो ही कैडरों को प्रेरित करते हैं। प्रभाकर राव का मारा जाना एक बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक विचारक नहीं था, वो एक ऑपरेशनल मास्टरमाइंड था। वो IED लगाने और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने में माहिर था। तो उसके हटने से उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को झटका लगा है? बहुत बड़ा झटका लगा है। ये सिर्फ एक सिंबल का हटना नहीं है, ये उनकी टैक्टिकल कैपेबिलिटी का हटना है। ये भी कहा जा रहा है कि राव ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। ये क्या दिखाता है? क्या माओवादी विचारधारा अब कमजोर पड़ रही है? हाँ, ये दो बातें दिखाता है। पहली, राव जैसे जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, वो अभी भी कट्टर विचारधारा से जुड़े हुए हैं
और मुख्य धारा में लौटने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात? दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि नए कैडरों की भर्ती लगभग रुक गई है। आदिवासी युवा अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि हिंसा के रास्ते पर कोई भविष्य नहीं है। तो क्या ये आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि माओवादी आंदोलन अब अपने स्केलेटन फेज में है, जहां सिर्फ पुराने और कट्टर नेता बचे हैं, लेकिन कोई नई भर्ती नहीं हो रही है। यहाँ पर राज्य की कार्रवाई का एक नैतिक पहलू भी है। हाँ, और ये समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों ने राव को आत्मसमर्पण का मौका दिया था। जब उसने इसे ठुकरा दिया और गोलीबारी शुरू कर दी, तभी जवाबी कार्रवाई की गई। तो ये सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई थी। हाँ, इसे आप जस्ट वॉर थ्योरी के सिद्धांतों से देख सकती हैं, जिसमें नेसेसिटी, आवश्यकता और डिस्टिंक्शन, भेदभाव प्रमुख हैं। कार्रवाई आवश्यक थी क्योंकि वो एक सक्रिय खतरा था, और भेद इस बात का रखा गया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। तो अब आगे की राह क्या है? क्या सिर्फ ऐसे ऑपरेशन से LWE खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर समाधान सिद्धांत का महत्व आता है। अब सबसे बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी वैक्यूम को एडमिनिस्ट्रेशन सरप्लस से भरने की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस इलाके को माओवादियों से मुक्त कराया गया है, वहां तुरंत प्रशासन और विकास को पहुंचाना होगा। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोबाइल टावर और रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। मतलब विकास को सुरक्षा के साथ साथ चलाना होगा। बिल्कुल। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पैसा जैसे कानूनों को ईमानदारी से लागू करना होगा, ताकि आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकार मिले। जिन शिकायतों, जिन ग्रीवेंसेस की वजह से उग्रवाद पनपता है, उन्हें जड़ से खत्म करना होगा। बिल्कुल सही। अब कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर नजर डालते हैं, थोड़ा तेजी से लेकिन गहराई से। हाँ, अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM भारत और अमेरिका के बीच होने वाले एक व्यापार सौदे का जोरदार विरोध कर रहा है। हाँ, और उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। ये क्या मामला है? ये एक क्लासिक इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर का संघर्ष है, जो अक्सर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स यानी FTAs में देखने को मिलता है। SKM का डर है कि इस सौदे के तहत अमेरिका से आने वाले सेब और कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बहुत कम कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी सेब भारतीय बाजार में बहुत सस्ते मिलेंगे। इससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जो सेब किसान हैं, उन्हें भारी नुकसान होगा। और कपास किसानों को भी। हाँ, इसी तरह सस्ते अमेरिकी कपास के आयात से गुजरात और महाराष्ट्र के कपास किसान बर्बाद हो सकते। उनका माल कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन सरकार ये सौदा करना क्यों चाहती है? जरूर कोई बड़ा फायदा देख रही होगी। हाँ, सरकार का तर्क एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑफ का है। उनका कहना है कि अगर हम कृषि में अमेरिका को थोड़ी रियायतें देते हैं, तो बदले में हमें अपनी सर्विसेज इंडस्ट्री जैसे IT और IT एनेबल सर्विसेज और फार्मा इंडस्ट्री के लिए अमेरिकी बाजार में एक बड़ी पहुंच मिलेगी। मतलब गिव एंड टेक की पॉलिसी है। बिल्कुल। सरकार को लगता है कि इससे होने वाला कुल फायदा कृषि में होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा और भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या किसानों के हितों की अनदेखी कर देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक संतुलित समाधान निकालना होगा। एक तरीका है टैरिफ रेट कोटास यानी TRQs का इस्तेमाल करना। TRQs ये क्या होता है? TRQ के तहत एक निश्चित मात्रा तक, मतलब एक कोटा तक, आयात पर कम शुल्क लगाया जाता है और उस कोटे के पूरा हो जाने के बाद आयात पर बहुत ज्यादा शुल्क लगा दिया जाता है। अच्छा, इससे बाजार में विदेशी माल की बाढ़ नहीं आएगी? एग्जैक्टली और घरेलू किसानों को भी सुरक्षा मिलेगी। दूसरा तरीका प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम हो सकता है, जैसा कि मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना में था। वो कैसे काम करता है? उसमें अगर बाजार का भाव MSP से नीचे गिरता है, तो सरकार किसान को उस अंतर का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में कर देती है। ठीक है, ये कुछ समाधान हो सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना एक फ्रेमवर्क दुनिया के सामने रखा है। हाँ, और भारत ने इसे बहुत ही खूबसूरती से एक भारतीय अंदाज में प्रस्तुत किया है। भारत ने 3 सूत्रास का प्रस्ताव दिया है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और इन सूत्रों को हासिल करने के लिए 7 चक्रास का एक फ्रेमवर्क बनाया है। 7 चक्रास ये क्या है?
ये 7 स्तंभ है, 7 पिलर्स हैं, जिन पर भारत अपनी AI स्ट्रैटेजी बनाएगा। एक एक करके बताइए। पहला है ह्यूमन कैपिटल, यानी अपने युवाओं को AI के लिए स्किल करना, उन्हें तैयार करना। ठीक है। दूसरा? दूसरा है इंक्लूजन, यानी ये सुनिश्चित करना कि AI का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, खासकर गांव और पिछड़े इलाकों तक। AI फॉर ऑल। तीसरा? तीसरा है सेफ एंड ट्रस्टेड AI, मतलब AI के लिए एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाना ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। ये बहुत जरूरी है। चौथा है साइंस, यानी AI में फंडामेंटल रिसर्च को बढ़ावा देना। पांचवा है रेजिलियंस इन एफिशिएंसी, यानी कृषि, स्वास्थ्य और शासन में AI का उपयोग करके दक्षता बढ़ाना। और छठा चक्र? छठा है डेमोक्रेटाइजिंग रिसोर्सेज, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि AI चलाने के लिए जो जरूरी कंप्यूट है, यानी प्रोसेसिंग पावर और डेटा सेट्स हैं, उस तक विकासशील देशों और छोटे स्टार्टअप्स की पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि AI पर कुछ बड़ी अमेरिकी और चीनी कंपनियों का एकाधिकार न हो जाए। मतलब सबको बराबर मौका मिले। बिल्कुल। और सातवां है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी AI का उपयोग करके नई नौकरियां पैदा करना और अर्थव्यवस्था को गति देना। तो इस फ्रेमवर्क के जरिए भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत कह रहा है कि AI का विकास सिर्फ कुछ अमीर देशों के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका फायदा पूरी मानवता को मिलना चाहिए। भारत सॉवरेन AI के कॉन्सेप्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। सॉवरेन AI? हाँ, जिसका मतलब है कि हर देश को अपनी AI क्षमताएं विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। आखिर में सोशल जस्टिस से जुड़ी एक योजना की बात करते हैं, नियाद निलन्नार योजना। ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही शानदार और जमीनी योजना है। गोंडी भाषा में न्याद नेलन्नार का मतलब है आपका अच्छा गांव। आपका अच्छा गांव। हाँ, तो इसमें होता क्या है? इस योजना के तहत LWP प्रभावित इलाकों में जो सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं, हाँ, उनके 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में 32 कल्याणकारी योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लागू किया जाता है। सैचुरेशन मोड, इसका क्या मतलब है? सैचुरेशन मोड का मतलब है कि उस गांव के हर एक योग्य व्यक्ति को, एवरी सिंगल एलिजिबल पर्सन को उन योजनाओं का लाभ मिले, कोई भी छूटे नहीं। ये तो बहुत एम्बिशियस है। हाँ, और ये डेवलपमेंट सिक्योरिटी नेक्सस का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले माना जाता था कि सुरक्षा और विकास अलग अलग है, लेकिन ये योजना मानती है कि सुरक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता और विकास के बिना स्थायी सुरक्षा नहीं हो सकती। तो इसमें सुरक्षा शिविरों को विकास का केंद्र बनाया जा रहा है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ डर का प्रतीक नहीं, बल्कि विकास का केंद्र बन रहे हैं, जहां से आसपास के गांव में राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग जैसी सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। ये सेना की क्लियर होल्ड बिल्ड रणनीति का एक नागरिक अनुप्रयोग है। बहुत ही इनोवेटिव योजना है। अब आज की इन सभी खबरों से जुड़े कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला, सेक्शन 21 RPA 1950। ये ECI को मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR करने का अधिकार देता है। याद रखें, RPA 1950 मतदाता सूची बनाने से संबंधित है और RPA 1951 चुनाव कराने से। दूसरा, डोर्नियर 228। ये HAL द्वारा निर्मित एक मल्टीपर्पस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये मैरिटाइम सर्वेलेंस यानी समुद्री निगरानी के लिए बहुत उपयोगी है और इसे भारत ने मलेशिया को भी ऑफर किया है। तीसरा, नियाद निलन्नार। नियाद निलन्नार छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, जिसका अर्थ है आपका अच्छा गांव। LWE प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों के पास 32 कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए। चौथा, छत्तीसगढ़ में PVTGs। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, छत्तीसगढ़ में 7 PVTGs हैं। अबुझमदिया, बायगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरबा, पांडो और भुजिया। ये नाम याद रखने जरूरी हैं। पांचवा, इम्पैक्ट इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, भारत और मलेशिया के बीच एक रणनीतिक फ्रेमवर्क। और छठा, गोल्डन आवर। ये सीधे आज की खबर से नहीं जुड़ा है, लेकिन अक्सर चर्चा में रहता है। यह एक दर्दनाक चोट या हार्ट अटैक के बाद का पहला महत्वपूर्ण घंटा है, जब तत्काल चिकित्सा उपचार से मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है। चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आते हैं। ये बहुत जरूरी सेक्शन है। हाँ। पहला प्रश्न GS पेपर 2 से। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का विकास
इसके सांस्कृतिक कूटनीति से रक्षा और सुरक्षा एकीकरण की ओर बढ़ने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालिया भारत मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी CSP के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। ये एक बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना होगा। हाँ, कीवर्ड्स को पहचानना होगा। बिल्कुल। कीवर्ड्स है एवोल्यूशन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कल्चरल डिप्लोमेसी टू डिफेंस इंटीग्रेशन और इंडिया मलेशिया CSP। तो इंट्रोडक्शन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को परिभाषित करें और बताएं कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी का अपग्रेड कैसे है। इम्पैक्ट फ्रेमवर्क का उल्लेख करें। और बॉडी में? बॉडी को 2 भागों में बांटें। पहले भाग में बताएं कि पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 3C कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर पर फोकस था। दूसरे भाग में बताएं कि अब चौथा C कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन कैसे जुड़ गया है। यहाँ उदाहरण देने होंगे। हाँ, यहाँ MRO डिप्लोमेसी, डॉनियर 228 का ऑफर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर MOU जैसे ठोस उदाहरण दें। मलक्का जल डमरू मध्य के रणनीतिक महत्व पर भी चर्चा करें और कंक्लूजन में बताएं कि ये साझेदारी कैसे इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को मजबूत करती है। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 से। मुक्त व्यापार समझौते FTAs अक्सर औद्योगिक विकास और कृषि कल्याण के बीच एक अंतर्निहित संघर्ष प्रस्तुत करते हैं। भारत अमेरिका व्यापार सौदे के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के हालिया विरोध के संदर्भ में इस संघर्ष का विश्लेषण करें और आगे की राह सुझाएं। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। इसके उत्तर की शुरुआत में FTAs का जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है उसे समझाएं, यानी बाजार पहुंच बढ़ाना और उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद देना। फिर भारत अमेरिका सौदे और SKM के आरोपों का उल्लेख करें। और बॉडी में इस संघर्ष को कैसे दिखाएंगे? बॉडी में इस संघर्ष के दोनों पक्षों को विस्तार से समझाएं। एक तरफ बताएं कि कैसे IT, फार्मा और सर्विसेज इंडस्ट्री को इस सौदे से बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ सेब और कपास के किसानों की चिंताओं को आंकड़ों के साथ बताएं। ये भी उल्लेख करें कि हितधारकों, खासकर किसानों से पर्याप्त कंसल्टेशन की कमी कैसे ऐसे विरोधों को जन्म देती है। और वे फॉरवर्ड में से संतुलित समाधान सुझाएं और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर जोर दें। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। अब समय है एक छोटे से क्विज का। मैं सवाल पूछूंगा और आप जवाब और उसका विश्लेषण देंगी। तैयार हैं? बिल्कुल। पहला सवाल। इम्पैक्ट शब्द जो हाल ही में खबरों में देखा गया, भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा है? A इंडोनेशिया, B मलेशिया, C थाईलैंड, D USA। इसका सही उत्तर है B मलेशिया। जैसा हमने इतनी विस्तार से चर्चा की, इसका पूरा नाम है इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक रणनीतिक फ्रेमवर्क है जो रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये शब्द विशेष रूप से मलेशिया के लिए है। दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के चुनाव आयोग ECI को मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का निर्देश देने का अधिकार देता है? A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, B रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, C डिलिमिटेशन एक्ट 2002, D प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। सही उत्तर है B रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे एस्पिरेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। 1950 का अधिनियम मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संबंधित है और इसका सेक्शन 2121 विशेष रूप से ECI को यह शक्ति देता है, जबकि 1951 का अधिनियम चुनाव के वास्तविक संचालन, उम्मीदवारों की योग्यता अयोग्यता और चुनावी कदाचार से संबंधित है। तीसरा सवाल। C-60 बल जो अक्सर खबरों में देखा जाता है, किस भारतीय राज्य की एक विशेष काउंटर इंसर्जेंसी इकाई है? A छत्तीसगढ़, B झारखंड, C महाराष्ट्र, D ओडिशा। इसका सही उत्तर है C महाराष्ट्र। C-60 महाराष्ट्र पुलिस की एलीट एंटी नक्सल कमांडो यूनिट है जो मुख्य रूप से गढ़चिरौली जिले में काम करती है।
इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसकी सबसे बड़ी ताकत स्थानीय आदिवासी युवाओं की भर्ती है जो इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। छत्तीसगढ़ की स्पेशल फोर्स का नाम DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है और आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड्स है। चौथा सवाल, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट फ्रेमवर्क में प्रस्तावित 7 चक्रों में से कौन सा एक नहीं है? A. ह्यूमन कैपिटल, B. डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज, C. AI फॉर सर्वेलेंस, D. सेफ एंड ट्रस्टेड AI। सही उत्तर है C. AI फॉर सर्वेलेंस। भारत का AI फ्रेमवर्क विकास, समावेश, सुरक्षा और लोकतंत्रीकरण पर केंद्रित है, ना कि निगरानी पर। जबकि AI का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, AI फॉर सर्वेलेंस भारत के प्रस्तावित फ्रेमवर्क का आधिकारिक स्तंभ नहीं है। ह्यूमन कैपिटल, डेमोक्रेटाइजिंग रिसोर्सेज और सेफ एंड ट्रस्टेड AI इसके मुख्य घटक हैं। और आखिरी सवाल, नियाद नेल्लानार योजना विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस समूह के कल्याण को लक्षित करती है? A. शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, B. तटीय क्षेत्रों में मछुआरे, C. रेड कॉरिडोर में गांव, विशेषकर PVTGs, D. सूखा प्रवण क्षेत्रों में किसान। इसका सही उत्तर है C। यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों, विशेषकर PVTGs को 32 सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। इसका उद्देश्य विकास के माध्यम से उग्रवाद की जड़ों को काटना और स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना है। तो ये था आज का विस्तृत विश्लेषण। संक्षेप में आज की मुख्य बातें थीं। भारत मलेशिया संबंधों में इम्पैक्ट फ्रेमवर्क के साथ एक नई रणनीतिक गहराई, जहां MRO डिप्लोमेसी और रक्षा सहयोग केंद्र में है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विवाद, जो तकनीक के उपयोग और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच एक गंभीर नैतिक और प्रशासनिक बहस खड़ी करता है। गढ़चिरौली में शीर्ष माओवादी नेता का खात्मा, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत है और माओवादी आंदोलन के पतन का संकेत है। और भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर किसानों का विरोध, जो FTAs में कृषि बनाम उद्योग के क्लासिक संघर्ष को उजागर करता है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो। सुन लो UPSC को 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।